हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोरियोलिस फोर्स क्या होता है और किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन में हम कोरियोलिस फोर्स को निकालते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए आप, उससे आपको डेरिवेशन मिल जाएगा कि जब कोई अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया है और उसकी सरफेस पे जब कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से बॉडी मूव करती है तो उस पर किस तरह से कोरियोलिस फोर्स लगता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। सेकेंडली, अगर कोई फ्रीली फॉल बॉडी है जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर फॉल हो रही है तो उसके ऊपर कौन सा कोरियोलिस फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, वो सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी of mass 0.1 kilogram moving northward with a horizontal velocity of 100 meter per second at 30 degree n latitude on the earth। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन आपको क्लियर है? ये देखिए, हम पहले ये देखेंगे 30 डिग्री n लैटिट्यूड का क्या मतलब होता है। कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है तो इसलिए ये चीज भी पता होनी चाहिए। आपको पता है ये जो अर्थ है, अर्थ के ये वाले पार्ट कौन से, ईस्ट और वेस्ट, इसको जो पार्ट में मिलाती है लाइन उसे हम कहते हैं इक्वेटर, और ये नॉर्थ और साउथ इनको आप बोलते हो पोल्स। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इक्वल पैरेलल लाइंस को में डिवाइड कर रखा है 15 डिग्री, 13 डिग्री, ठीक है, एंड ऐसे ही 45 हो गया, 60, 75 एंड ये आपका आ गया 90। इसी तरह से नीचे की तरफ पैरेलल लाइन से आपने डिवाइड कर लिया। इन्हें आप या तो ऐसे ही ले लीजिए 15 डिग्री एंड 30, कुछ माइनस से भी डिनोट करते हैं, 13 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस दिस। ये वाला पोर्शन आपका हाफ ऑफ, मतलब अर्थ को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ऊपर वाले पोर्शन को आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को इक्वेटर के से दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर ये होता है। और ये जो होती है ये इसकी लॉन्गिट्यूड होती है। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया। 30 डिग्री एन लॉन्गिट्यूड का मतलब, एन का मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप बात कर रहे हैं, 30 का मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये मान लिया सेंटर है इसका, तो इसको इससे मिलाया तो ये एंगल कितना बना, 30 डिग्री। ठीक है, अब एकदम क्लियर है। 30 डिग्री एन लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड पे यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया और इसको सेंटर से मिलाया तो ये आपका 30 डिग्री एन हो गया। अगर आप यहाँ पे होते तो यहाँ पे सारे एस होते, 30 डिग्री एस का मतलब हो गया ये। ठीक है, ये जो होती है वर्टिकल लाइंस, इनको आप बोलते हैं लैटिट्यूड। इसमें आपकी एक प्राइम मेरिडियन होती है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप ये पूरे 24 पार्ट में डिवाइड होती है पूरे अर्थ के, उसी के अकॉर्डिंग आप डे और नाइट को 24 आवर में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो टाइम जोन का है। अभी मैंने आपको बता दिया, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, इसको अभी हम हटा देते हैं। ठीक है, देखिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कोरियोलिस फोर्स निकालना है जो कि एक्ट हो रहा है इतने मास की बॉडी पे इन साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपका इक्वेटर, ये इसका सेंटर, यहाँ पे 30 पे अबाउट, यहाँ 30 डिग्री एन पे आपने कहा ये आपका वर्टिकल है। आपकी जो अर्थ है मान लिया ओमेगा एंगल पे घूम रही है, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है, ये जो मैंने पॉइंट बनाया है ये पोल नहीं है। ठीक है, इसको कंसीडर करके, ऐसे आप देख तो रहे हैं इसे अर्थ को, लेकिन ये पोल नहीं है। पोल आपका कहीं और है, नॉर्थ, क्योंकि जो आपकी अर्थ है वो टिल्टेड है, ठीक, टिल्टेड एक्सिस पे घूमती है, ये आपको पता ही है। तो हम ये मान रहे हैं कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसे हमने यहाँ पे शो कर दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि आप इस जगह हो अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, और यहाँ पे आपने बोला कि 30 डिग्री एन लैटिट्यूड पे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है नॉर्थर्नवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो पार्टिकल को वेलोसिटी दी है, मान लिया ये वाला ये जो आप वेक्टर बना रहे हो ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक आपकी डायरेक्शन और है, ये आपकी ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ईस्ट नॉर्थ, एंड दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है,
और यहाँ पे आपने हिट किया किसी बॉडी को नॉर्थ डायरेक्शन में, तो यानी वेलोसिटी जो है बॉडी की वो आपकी किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ को आपने, ये आपने मान लिया आई, ये जे और ये के, दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। तो आपकी जेड एक्सिस के अक्रॉस है, तो आपने कहा जो आपकी वेलोसिटी है, बॉडी की वेलोसिटी है वो वी के हुआ, ठीक है। अब हम ओमेगा की वैल्यू निकालें, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओमेगा के दो कंपोनेंट हो गए, ये एंगल तो आपका 30 है, दैट मींस ये एंगल कितना हो जाएगा 60, क्योंकि आप क्या हॉरिजॉन्टल से है तो आप ऐसे करोगे ना, तो ये 30 है तो ये 60 हुआ। तो यहां से ओमेगा के दो कंपोनेंट आई और जेड डायरेक्शन में हो जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे ओमेगा cos 60 I प्लस ओमेगा साइन 60 ऑफ k। अब आपको क्या निकालना है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स कैसे निकालते हैं, Fc, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको उसका डेरिवेशन बता दिया था, लेकिन अब तो इसको याद ही रखना पड़ेगा। माइनस का 2 ओमेगा क्रॉस v, ये तो हो गया एक्सीलरेशन और इसे m से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज। तो अगर हमें कोरियोलिस एक्सीलरेशन निकालना है तो हमें यहाँ AC निकालना है, m को आप हटा देंगे और आप इसको क्या करेंगे, ओमेगा को ओमेगा cos 60 I प्लस ओमेगा साइन 60 k, ठीक है, और क्रॉस का प्रोडक्ट करके v ऑफ k। देन आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया। देखिए I क्रॉस k क्या हो जाएगा, I क्रॉस k उल्टा जाएगा तो माइनस साइन के साथ, तो प्लस आ जाएगा, प्लस का j, ठीक है, ओमेगा v cos 60 ऑफ j। j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, कोरियोलिस फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दिस। और अगर अब हमें v तो पता है, इसमें v भी पता है, cos 60 की वैल्यू भी पता है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू इसमें नहीं पता है। देखिए ओमेगा कैसे निकालेंगे, अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हो जाएगी 2 पाई अपॉन t, और 2 पाई की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी होगी 24 इंटू 60 इंटू 60। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये अबाउट 7.2 इंटू 10⁻⁻5 आती है। और क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है रेडियन पर सेकेंड, तो ये निकल के आ रही है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये सारी वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको इसकी इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻4। देखिए इसमें ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जे ईस्ट की तरफ, तो इसमें आप एक्सीलरेशन लिखेंगे कि कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोरियोलिस फोर्स कितना आ गया दिस, और ये कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट की डायरेक्शन में। क्लियर है आपको किस तरीके से हमने किया है इसको, ऐसे ही डेरिवेशन किया था हमने, उसी के हिसाब से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये सेकंड क्वेश्चन है, अ पर्सन इन अ जेट इज फ्लाइंग अलोंग द इक्वेटर ड्यू ईस्ट with a speed of 450 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स कोरियोलिस एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, एक हमें फिर वही अर्थ ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इन्होंने ये बोला है क्वेश्चन में साफ साफ कि जेट जो है वो इक्वेटर के अलोंग चल रहा है, तो ये आपकी इक्वेटर हो गई, ठीक है, इसके अलोंग आपका जेट चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा पॉइंट P यहाँ है, अब किसी लैटिट्यूड पे तो है नहीं, और ये आपने ओमेगा मान लिया है, ठीक है। ये आपका अगर ईस्ट की डायरेक्शन में है, दैट इज ये ईस्ट है आपका, तो आपने कहा ईस्ट की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो गई v ऑफ i, वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू v ऑफ i। आपने इसको x एक्सिस मान लिया, ठीक है, y एक्सिस आप मान लीजिए एंड z एक्सिस को ही मान लीजिए, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, क्योंकि आपने कहा है कि ये हॉरिजॉन्टल है, ओमेगा आपका वर्टिकल है, तो यानी कि जेड एक्सिस और ओमेगा सेम सा ही होगा, यदि कि जो ओमेगा है वो जेड एक्सिस में ही हुआ, और ये कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन में y है, तो ये आपका I हो गया और ये आपका हो गया k एंड ये हो गया j, और ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन है, ये आपका जेड एक्सिस भी है, ये आपका नॉर्थ भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका ओमेगा भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओमेगा वेक्टर कितना हो गया आपका, ओमेगा ऑफ के,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओमेगा ऑफ के हो गया और ये आपका हो गया v ऑफ i। अब हमारा ओमेगा क्रॉस v की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा के क्रॉस वी आई। और ये देखिए ओमेगा v बाहर आ जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड है, k क्रॉस i क्या होता है, j प्लस का, ठीक है। आप ऐसे ही क्लॉकवाइज i j k लें, i j j k i आपका j आ गया। तो इसमें आपने निकालना है एक्सेलरेशन, निकालना है ना इसमें, ठीक है। तो a दिस इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ 2 ऑफ ओमेगा क्रॉस v, इससे आपका एक्सेलरेशन निकलता है। ये आपने निकाली है वैल्यू, माइनस के साइन के साथ 2 ओमेगा v ऑफ j। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए फ्रेंड्स, ये तो आपकी ईस्ट हो गई, ये नॉर्थ होगी, दैट इसके अपोजिट हो गया आपका साउथ, और ईस्ट के अपोजिट हो गया वेस्ट। लेकिन ये जो J है ये तो अलग से डायरेक्शन है ना, इसीलिए आप इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये नहीं है, ठीक है। तो हम ये J डायरेक्शन में बता रहे हैं और इसका मैग्नीट्यूड होगा इसके इक्वल। आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू वापस 2 पाई अपॉन t से निकालनी है, जो कि कितनी हो जाएगी, 2 पाई अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60, ये अबाउट 7.2 इंटू 10 की पावर -5 ही आती है। तो ये आप कैलकुलेट भी करके देख लेंगे। v की वैल्यू भी आपको पता है 450 मीटर पर सेकेंड 2, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप, ये तो वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू आई है, इसका मैग्नीट्यूड a की वैल्यू आ जाएगी दिस, यहां से आ जाएगा ये j हो जाएगा। तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 इंटू 7.2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 450 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा 6.56 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो वैल्यू आई है, यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन डेसिमल के बाद हो सकता है, क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे जो भी आपकी वैल्यू आएगी, आप डेसिमल के कितने प्लेस तक ले रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में मैंने माइनस साइन यहाँ पे नहीं लगाया है, दैट मीन्स कि जो डायरेक्शन है वो J इस तरफ ना होके उस तरफ है, ठीक है। लेकिन J को हम कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन का नाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपकी ईस्ट और नॉर्थ तो आपने स्पेसिफाई कर ही दी है, तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा अंदर की साइड। जो मैंने ये बनाई है डायरेक्शन, ये J को रिप्रेजेंट कर रही है, वो -J को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए मैग्नीट्यूड में आपका माइनस आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड with zero initial velocity from the top of a 100 meter high tower at the equator. Calculate horizontal displacement of the stone due to earth motion. इसमें क्या किया है, जैसे अर्थ है ये, ठीक है, अर्थ का इक्वेटर में ईस्ट वेस्ट, पोल्स नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस पे यहाँ पे मान लिया, अब आप ऐसे 3D तो ये नहीं है, तो इसीलिए हम इस पॉइंट पे ही दिखा रहे हैं मोस्टली, अदरवाइज बीच में दिखाएंगे तो थोड़ी सी फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप कि ये आपका एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर, और इस टावर पे से आपने एक स्टोन ड्रॉप किया है, 100 मीटर हाइट का ये टावर है हाइट का, यहाँ से आपने स्टोन ड्रॉप किया तो ये अर्थ की सरफेस पे आएगा। तो आपको पता है इसमें पूछा, स्पेशली कहा गया है कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन ड्यू टू अर्थ मोशन। दैट मींस कि fictitious फोर्स के बारे में बात की है। अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो जो उस पे एक्सीलरेशन लग रहा है, कोरियोलिस एक्सीलरेशन लग रहा है, तो अब अर्थ रोटेट कर रही है। देखिए आपको पता ही है वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है। आप ये एक्चुअली क्या करिए, इस डायरेक्शन को, ये वाली डायरेक्शन, ये कौन सी लेंगे, मान लिया आपने ये J ले लिया, ठीक है। अब इसमें ये चीज ध्यान रखना, ये एक x है आपकी, ये y है और एक z, ऐसे लेते हो ना, i j k। तो इसी तरीके से i आपको यहाँ लेनी है, j ये 90 डिग्री का एंगल है इसमें, और k आपकी ये मान लिया, ठीक है। ये आपकी मान लिया नॉर्थ है, क्योंकि ये आपने ईस्ट से रिप्रेजेंट किया है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन होगी। ओमेगा आपका ऐसे दिया, एक्चुअली एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉर्थ तो नहीं है, लेकिन आप ये कंसीडर करके चल रहे हो कि वर्टिकल है एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे। और अगर मान लिया आप नहीं लेते चल रहे हो तो यहाँ पे कोई ओमेगा ले लो, तो उसके दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम कि यहाँ पे आपको लैटिट्यूड एंगल तो पता नहीं है कि किस एंगल पे ओमेगा होगा, इसीलिए हमने ये ओमेगा है इसी डायरेक्शन में ले लिया। तो आपकी जो वेलोसिटी है
पार्टिकल की वो यहाँ से यहाँ ड्रॉप किया गया है। ये दूसरा केस है, जो पिछले दो केस कराए हैं उनसे डिफरेंट केस है। उनमें इस तरह से ये पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, इसमें आप क्या करा रहे हो, ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो। तो यहाँ से इनिशियली u इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी से आपने स्टोन को ड्रॉप किया है नीचे की तरफ, तो v इज इक्वल टू माइनस के साइन, क्योंकि j पॉजिटिव बाहर की साइड दिखा रखा है, तो माइनस साइन के साथ v ऑफ j के इक्वल होगा, माइनस का v ऑफ j के इक्वल होगा, क्योंकि माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है इनवर्ट डायरेक्शन को, बाहर की साइड पॉजिटिव है, इनवर्ट डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। अब हम बात कर रहे हैं ओमेगा की, ये वेक्टर v है, ओमेगा इज इक्वल टू, ये आपने k डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है, तो आप इसे लिख देंगे ओमेगा ऑफ k। तो आपको v, तो आप ओमेगा क्रॉस v की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि माइनस के वी जे क्रॉस, सॉरी ओमेगा है ना, ओमेगा के क्रॉस वी जे के इक्वल होगी। के क्रॉस जे कितना होगा, माइनस का आई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा वी ऑफ आई। तो ये तो आपका वैल्यू आ गई है ये, ठीक है। अब हमें निकालना है ए सी, कोरियोलिस एक्सेलरेशन, वो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 ओमेगा क्रॉस वी। तो आपका ये निकल के आ जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2 ओमेगा वी ऑफ आई। तो माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस नहीं है तो इधर आ जाएगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने लगे तो मैग्नीट्यूड कितना, ए सी के इक्वल होगा, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 ओमेगा वी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें आप कहेंगे कि इसका स्क्वायर रूट तो में माइनस आई आना चाहिए, वो इमेजरी कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली ये जो माइनस आई है वो उधर की पीछे की तरफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, ये नंबर का नहीं है। तो माइनस आई जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव आई डायरेक्शन। आई आपने इस डायरेक्शन में लिया है, ये माइनस की साइन के साथ, यानी कि उधर की साइड डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अर्थ का रोटेशन ऐसे हुआ, ऊपर से आपने ड्रॉप किया तो उस साइड डिफ्लेक्शन हुआ। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें कोरियोलिस एक्सेलरेशन ही निकालना है इस क्वेश्चन में, इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए जब ये स्टोन यहाँ u इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी से चला और ड्रॉप हुआ यहाँ पे अर्थ की सरफेस पर, आते आते उसकी वेलोसिटी मान लिया v हो गई है, तो आप सिंपली v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, प्लस साइन इसलिए लिया फ्रेंड्स क्योंकि नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है, u इज इक्वल टू 0 है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, अर्थ के सरफेस पे आते जी टी के इक्वल हो गई। तो हमारे पास जो यहाँ वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी हो गई है, जी टी के इक्वल। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एक्सेलरेशन हमारा इतना निकल के आ गया है, यानी मैग्नीट्यूड निकल के आया है, इसको हम हटा देते हैं। देखिए तो हमारा ए सी इज इक्वल टू 2 ओमेगा जी टी के इक्वल आया। इसको हम d2x अपॉन dt स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे x जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो फाइनली क्वेश्चन में तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे 2 ओमेगा जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। हमने इनिशियल कंडीशन ली व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो dx अपॉन dt कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तब उस कंडीशन में ये c की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, तो dx अपॉन dt आपका आ जाएगा दिस। ये दोनों वैल्यू आपने रखी तो c की वैल्यू निकाली है, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ये तो 2 से कट चुका था, ओमेगा जी टी क्यूब अपॉन 3 प्लस कोई कांस्टेंट a। तो यहाँ पे भी देखिए जब t इज इक्वल टू 0 था तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं था, ठीक है। जब आपने फ्री फॉल कराया था तो इनिशियली कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं था, जो भी था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ था। तो x इज इक्वल टू 0 था, देन a इज इक्वल टू 0 गया, इस कंडीशन में c इज इक्वल टू 0 आया था, तो आपकी ये आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो निकल के आ जाएगा, आपको g की वैल्यू भी पता है लेकिन t की वैल्यू तो नहीं पता है ना, तो इसीलिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, h इज इक्वल टू u प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए हमने ये इक्वेशन इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि आपको h पता है और u भी पता है, तो इससे आप t की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। u तो 0 है इनिशियली, t की वैल्यू t इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 2g अपॉन h का स्क्वायर रूट,
ठीक है, ये वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी, ओमेगा जी 2h अपॉन जी की पावर हाफ। अब इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, ये देख लीजिए, v की वैल्यू तो है ही नहीं, तो यहाँ पे अब हमें पता है कि g की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या है, तो हमें x हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा ओमेगा इंटू जी 2h अपॉन जी। देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3/2 हो जाएगा। ओमेगा आपको मैंने कई बार निकाल के बता दिया क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 अपॉन 24 इंटू 60, ठीक है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन ही हम ले रहे हैं। वो वैल्यू जो निकल के आई वो रखेंगे। जी की वैल्यू आपको या तो क्वेश्चन में दी हुई होगी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखनी है या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखनी है, तो वो रखेंगे। एच भी आपको दिया हुआ है कि 100 मीटर है, ठीक है, तो आपको सारी वैल्यूज पता है, तो x की वैल्यू इससे कैलकुलेट करके आपकी निकल जाएगी 2.15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इसको खुद कैलकुलेट करके देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कैलकुलेट द ईस्टवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ अ स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट 50 मीटर अबव द ग्राउंड एट द लैटिट्यूड 60 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड एट इक्वेटर। इसमें आपको ओमेगा भी दिया है, जी की वैल्यू भी दी है, ठीक है। ओमेगा आप जो आप बार बार कैलकुलेट कर रहे थे 2π/24 इंटू 60 इंटू 60, तो उसकी वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट करके बता दी है। आपको क्या करना है, आपकी जैसे अर्थ है, एक्चुअली ये सारी डेरिवेशन से मैं आपको इसलिए बार बार समझा रही हूँ कि आपको अगर फॉर्मूला याद भी ना है तो आपको एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है वो पता रहेगा कि यहाँ पे आपने इक्वेटर लिया है, ये आपके पोल्स हैं, इसमें आपको वही x y z जो एक्सेस लेने हैं, जो अगर मैंने शुरू के क्वेश्चंस में नहीं भी लिया है तो आप उसमें ध्यान रखे करिएगा। तो x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में ही आप लेंगे। तो इसमें आपको कहा है 60 डिग्री एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया था 30 अबाउट यहाँ आएगा, यहाँ 15, 30, 45 एंड 60, ठीक है। 60 एंड यानी कि सेंटर से जब हम इसे मिलाएंगे तो ये 60 डिग्री और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप ऐसे यहाँ पे खड़े होंगे ना, तो ये आपका सिर है मान लिया, तो आप ऐसे वर्टिकल खड़े हुए आपको ऐसा लगेगा, तो आप ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन ये वर्टिकल लाइन 60 लैटिट्यूड पे है, ठीक है ना। तो ये आपका डिफ्लेक्शन निकालना है, ये तो हम वैसे भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकालेंगे कि ईस्टवर्ड होगा या नहीं। एक स्टोन फॉल हो रही है 50 मीटर की हाइट से, h इज इक्वल टू 50 मीटर। आपने पिछले वाले क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन किया था, लेकिन वो इक्वेटर पे था, तो हमें इसके कंपोनेंट भी लेने पड़ रहे थे। यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन अलग है। वर्टिकल जो ओमेगा है वो ये हो गया, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन है, इसे आपने इस डायरेक्शन को यहाँ माना, तो आपने कहा ये मान लिया J है, ये I है, I J एंड दिस इज K। आप समझ रहे हैं। अब हमारा जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, J की डायरेक्शन में, तो V आपका क्या हो गया, V ऑफ J। लेकिन अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा के दो कंपोनेंट हैं, ये वाला एंगल आपका 30 हुआ, क्योंकि ये 60 है तो ये वर्टिकल के साथ तो एंगल बना रहा है 30, तो 30। अब J की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ओमेगा cos 30J प्लस ओमेगा sin 30 ऑफ ये वाला, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ऑफ K। तो ओमेगा के इन दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गए हैं। हमें क्या निकालना है, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है। डिफ्लेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कितना हुआ, x की वैल्यू सेम ओमेगा क्रॉस v करिए आप। इसमें आपको ध्यान रखना है j क्रॉस j तो आपका 0 हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा k क्रॉस j क्या होगा, माइनस के साइन के साथ, तो माइनस साइन आ जाएगा ओमेगा v साइन 30 ऑफ k क्रॉस j एंड k क्रॉस j कितना हो गया, I। और वो माइनस के साइन, ये माइनस मैंने पहले लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। अब आपने एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये हो गया माइनस का 2 ओमेगा क्रॉस v, इसकी वैल्यू रखिए तो प्लस का हो जाएगा 2 ओमेगा v साइन 30 ऑफ I। ये आपको बता रहा है कि जो डिफ्लेक्शन हुआ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में हुआ, तो निकल के आई है अपने आप में कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये जो आपको
कोरियोलिस एक्सेलरेशन बता रहा है, वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में बता रहा है, तो आप क्या निकालोगे, इससे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ये किसके इक्वल हो जाएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर, जो कि 2 ओमेगा v sin 30 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने i एक्चुअली हटा दिया है। क्यों हटाया है, क्योंकि बस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इसमें हमने वही इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि फ्री फॉल कराया है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी के इक्वल होगा। ऊपर से फॉल कराया है तो g प्लस का होगा, तो आपको v की वैल्यू gt पता चल गई है। फिर से डेरिवेशन कर लिया, ये हटा तो t स्क्वायर बाई 2 आया, 2 से 2 कैंसिल, ये हटा x हुआ, क्योंकि कांस्टेंट इसमें वापस पीछे जाके देखिए कांस्टेंट्स की वैल्यू वापस वही आती जाती है। ये आपका t क्यूब बाय 3 हो जाएगा, और t की वैल्यू आ जाएगी इस वाली इक्वेशन से h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 2h अपॉन g का पावर 2, और ये वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी, तो 1/3 ओमेगा g 2h अपॉन g की पावर, यहाँ पे 3 है ना, तो 3/1/2 है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दिया, तो 3/2 ऑफ sin 30। तो देखिए इसमें कोई ज़्यादा नहीं, जो हमने पिछला केस प्रूव किया था उसमें इक्वेटर पे लिया था, तो ये डायरेक्शन है, तो एक्चुअली ये एंगल नहीं आया था बस, और बाकी सेम ही आया था। तो यहाँ पे बस एंगल आएगा। अगर किसी लैटिट्यूड पे होगी, जैसे 45 है तो यहाँ sin 45, ये आपका sin 30 आया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको यहाँ 60 दिया है और आप इसे 30 ले रहे हो, आप वर्टिकल से एंगल ले रहे हो, क्योंकि आप जैसे ही इक्वेटर पे आएंगे तो इक्वेटर पे आते ही आपका ये sin 0 बन जाएगा, और आप कहोगे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, हमें इसके अकॉर्डिंग अगर एंगल लेंगे तो आप इसे लिखेंगे sin 90 माइनस 60, यानी कि cos 60 हुआ ये, ठीक है। cos 60 की वैल्यू जब हम यहाँ पे आ जाएंगे इक्वेटर पे, ये एंगल आपका मतलब पॉइंट ये आपका इस जगह अगर है, ये थर्ड पॉइंट है ना एट इक्वेटर, तो इस पॉइंट पे आपके थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, लैटिट्यूड जो एंगल है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका साइन 0 होते ही पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, या तो आप साइन 90 माइनस 60 लें, तो ये आपका हो जाएगा cos 60। तो आपका इस वाले एंगल के टर्म्स में एक्चुअली में आ गया है जो आपने शुरू में लिया था। तो यहाँ पे ये भी सब टर्म सही हैं, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर आपको लैटिट्यूड एंगल में लेना है और अगर आपको साइन के टर्म्स में ही लेना है साइन 60, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। सॉरी साइन 30, तो ये भी आंसर आपका सही होगा। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही आप इक्वेटर पे आएंगे तो आपको यहाँ से एंगल लेना है, तो साइन 90 ले लेंगे जिससे कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, क्लियर है आपको? तो अब यहाँ से आप सारी वैल्यूज रख के, इसमें आपको ओमेगा दिया हुआ है, जी की वैल्यू भी दी है और एच की वैल्यू भी दी है, सारी वैल्यूज रखने के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालें। और आप कमेंट बॉक्स में 45 डिग्री एंड एट इक्वेटर क्या क्या वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। वैसे मैं आंसर लिख देती हूँ क्योंकि आप लोग करते नहीं हैं, मैं इतनी बार बता चुकी हूँ कि प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर बताइए, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो उसका बताइए, लेकिन आप नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आंसर है फर्स्ट का आपका डिस्प्लेसमेंट आया है 0.388 सेंटीमीटर, सेकंड का है 0.549 सेंटीमीटर एंड थर्ड का है 0.776 सेंटीमीटर। अब आप ये देख रहे हैं, जितना ऊपर जाते जा रहे हैं डिफ्लेक्शन उतना ही कम होता जा रहा है, जितना नीचे इक्वेटर की तरफ आते जा रहे हैं तो उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन इक्वेटर पे हुआ है। अगर किसी बॉडी को आप फॉल कराते हैं तब सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन इक्वेटर पे होगा। तो ये सब आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम इज एट रेस्ट in the inertial frame rotating with an angular speed of 10 radian per second. The particle is situated at a distance of 5 cm from the axis of rotation. Find the Coriolis and centrifugal forces. ये थोड़ा सा आपका अर्थ वाला जो है उनसे डिफरेंट हो गया। एक मान लिया ये आपकी सर्कुलर डिस्क है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो आप इसको 3 डायमेंशन में इमेजिन करके देखिए। इसको हम इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके एक्सिस से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पार्टिकल प्लेस किया हुआ है, वो जो कि रेस्ट में है।
और इसका मास कितना है 10 ग्राम है, ठीक है। और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 10 रेडियन पर सेकेंड है। पार्टिकल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी x जो है, या r कह सकते हैं आप इसको, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द दिस, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपको पता है जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो अगर पार्टिकल में वेलोसिटी हो और पार्टिकल का मास जितना हो ज्यादा हो तो उतना ही ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होता है, क्योंकि आपका F ऑफ कोरियोलिस इज इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस v के इक्वल होता है, एंड F ऑफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू माइनस का m तो लगाएंगे ओमेगा क्रॉस r के इक्वल होता है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इससे आपका आ जाएगा माइनस का m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल है, तो हम ये दोनों ही निकालने हैं, तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आसानी से निकाल सकते हो। माइनस का m की वैल्यू कितनी है इसमें 10 ग्राम, तो इसे किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, माइनस का 3, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू भी आपकी 10 है और r की वैल्यू है 5, तो इसको कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा 0.05 न्यूटन, ठीक है। तो यही आ गया। और डायरेक्शन क्या होगी, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ट डायरेक्शन में होती है। यहाँ पे कोई थ्रेड नहीं है, ये रखा हुआ है, ये घूम रहा है, ठीक है, 10 रेडियन पर सेकेंड से। तो अब जैसे ही, अभी तो रेस्ट में है, जैसे ही घूमना शुरू हुआ तो इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, एक्चुअली ये ड्रिफ्ट हो जाएगा दूसरी डायरेक्शन में, उसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो एक कोरियोलिस फोर्स भी लगना शुरू होने जाएगा और ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कोरियोलिस फोर्स कितना लगेगा आप इसी के हिसाब से निकाल लीजिए, 2 इंटू m कितना है पार्टिकल का 10 इंटू 10⁻³ ओमेगा की वैल्यू भी दे रखी है। देखिए ओमेगा क्रॉस v, और v आपको पता नहीं है कितना है, तो हम v इज इक्वल टू r ओमेगा ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो v r ओमेगा इसको ड्रिफ्ट कर देगा, इतनी वेलोसिटी आ गई है, तो v r ओमेगा स्क्वायर, लेकिन डबल हो जाएगा, दैट मींस कि 0.01 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और तो बाकी सेम है, यानी कि कोरियोलिस फोर्स सेंट्रीफ्यूगल का डबल हो गया है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, ये इनवर्ट डायरेक्शन में है। अब टोटल फोर्स किस डायरेक्शन में हुआ, अब देखिए ये निगेटिव में माइनस का दिस है और ये है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 0.05 ऑफ न्यूटन। और ये किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में, इसीलिए जो टोटल फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे वो इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, और ये पार्टिकल जो है इस पे ऐसे गोल 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 घूमना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स ये इसके आंसर हैं, तो ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, और आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मुझे कोई और क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कोरियोलिस फोर्स के बारे में, तो मैं आपको और लेक्चर में कराऊंगी। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।